हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर ज्योग्राफी के सेगमेंट को देखने जा रहे हैं जो कि घटना चक्र के एमसीक्यू हैं। और घटना चक्र के एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पीसीएस का पेपर देते हो, चाहे यूपी का हो या फिर बिहार का हो या कोई एसएससी एग्जाम देते हो, तो सभी जगह ये काम आता है, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो मैं थ्योरी नहीं, सबसे पहले ब्रह्मांड के टॉपिक को कवर करेंगे और इसको केवल हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अभी समय नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सीधे टारगेट करेंगे, क्वेश्चन पे टारगेट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने देंगे। महाविस्फोट का सिद्धांत किससे है, ठीक है। इसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, आकाशगंगा, सौरमंडल, इन सब की उत्पत्ति से है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर ने 1894 और सॉरी, ये इनका जन्म और मृत्यु का समय दिया हुआ है, तो जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग का नाम दिया। तो नाम ये दिया था फ्रेड हॉयल ने, लेकिन प्रतिपादित ये लेमेंथियर ने ही किया था। बिग बैंग का सिद्धांत की उद्भव की व्याख्या कौन करता है? तो भाई ये ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहे हैं, अभी जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न में देखा। मिल्की वे क्या है भाई? आकाशगंगा वर्गीकृत की गई। तो देखिए हमारी स्पाइरल है, कैसी है? स्पाइरल, लाइक दिस, ऐसे जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, ठीक है। और हमारे लोग की क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। मंदाकिनी आकाशगंगा का नाम है। और मंदाकिनी के निकट जो दूसरी आकाशगंगा, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा। उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं उससे। तो ये घटना चक्र का अद्यतन है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा केंद्र से परिक्रमा करने पर सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है इसको परिक्रमा करने में, ठीक है। तारे का रंग का सूचक क्या होता है? तो उसका टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस तारे का कलर वैसा ही होगा, ठीक है। ये याद रखना। तो तारे के रंग का सूचक, अब इसमें ये नहीं समझिएगा कि कहीं दूरी कर दिए, तो ये होता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है या जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस नापता है। तो आपसे प्रश्न कन्फ्यूज हो जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ताप का पूछ लें। तो ये आईएएस प्री का है, 1994 का है। अगले प्रश्न पे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये अलग अलग रंग है, इतने इतने केल्विन का टेम्परेचर होगा। तो नीला कब होगा? नीला। व्हाइट कब होगा? श्वेत, यानी सफ़ेद कब होगा? श्वेत। और पीला कब होगा? तो आप इसको याद नहीं करना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भारतीय फिजिक्स भौतिक थे, या कह सकते हो फिजिशियन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान यानी मास ऑफ द सन की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर तारे श्वेत वामन बनते हैं, ठीक है, यानी व्हाइट डॉर्फ बनते हैं, जिसके ऊपर अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो 1.44 जो सन ऑफ मास है, ये चंद्रशेखर लिमिट, इसको नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होता है। तो ये 1.44 मास ऑफ द सन की लिमिट याद रखना है, इससे आपसे कभी प्रश्न पूछ जा सकता है। श्याम विवर क्या होता है? तो उसको हम ब्लैक उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सिमट गया तारा, तो यानी तारा कब खत्म हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं, श्याम विवर। तारे के कारण घटित आकाशीय घटना क्या होता है? तो वो कृष्ण विवर होता है, कृष्ण विवर, ठीक है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या हो गई? कृष्ण विवर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो चैप्टर वाइज चलेंगे और हम लोग सोलर सिस्टम और इस तरह के सब टॉपिक को देखते चलेंगे। पृथ्वी में फिर चाहे वो ज्वालामुखी हो चाहे भूकंप हो, एक वर्ल्ड के टॉपिक लेकर चलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। कृष्ण छिद्र यानी कि जो ब्लैक होल है, उस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। तो विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी दी थी। तो ये ब्लैक होल कहते हैं क्योंकि देखिए ब्लैक जो है सांवला, या कृष्ण जी को यहाँ पर ऐसे नाम रखा गया है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो भाई एस चंद्रशेखर यहाँ पर हो गया है। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि इधर साइड में आ रहा है। तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल देता है, इससे प्रकाश भी बचने निकलने नहीं देता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ब्लैक होल, अगर इसमें लाइट भी है तो इतनी ग्रेविटी होती है, ये इसको अपने नज़दीक खींच लेगा, ये चीज़ रहती है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं। ब्लैक होल प्रत्येक पिंड में एक अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतपाय तारा है। सुपरनोवा के विस्फोट से तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त करता है। सुपरनोवा एक मृतपाय तारे की विस्फोटक अवस्था होती है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा।
अगला हमारे अंतरिक्ष में कितने मंडल है? तारामंडल मतलब कॉन्सलेशन, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए एक तारा, उसके चारों ओर कोई प्लेनेट या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे, दैट इज सब मिला के कॉन्सलेशन बनता है। तो तारामंडल हमारे पास 88 हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसे अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसी ने 2006 में बताया था कि प्लूटो को हम लोग अब ग्रह नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? डॉर्फ प्लैनेट कहेंगे, बौना ग्रह कहेंगे। तो ये भी याद रख लीजिएगा, इसी ने कहा था। कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो यहाँ पर कृष्ण मास्टर, पल्सर है, भंगुर तारा है, कौसर है। तो यहाँ पर कृष्ण मास्टर नहीं है। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं, बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु। तो ये मिलता जुलता नाम डाल दिया गया है, ठीक है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्लियर हो गया? तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते नाम दे देते हैं। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है, बाकी पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल। पल्सर एक तारे की स्टेज है, ये याद रखिएगा। क्वासर भी अभी मैंने ऊपर बताया कि तारे से संबंधित है। अगला है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, नक्षत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टलेशन की बात हो रही, तारामंडल, आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को। तो जब निश्चित पैटर्न हो जाता तब वहाँ पर ये कहलाता है। जब कई तारों का समूह होता है तो वो हम गैलेक्सी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप को पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी गई, इस तारे का नाम क्या है? तो क्या है? बिटलग्यूस है। यहाँ पर नाम आप देख रहे हैं कि कैसा नाम है, तो हमें याद कर लेना है। तो बिटलग्यूस जो ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा, यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब इसे वर्ष 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शल ने देखा, किंतु 1995 में हबल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचे जाने वाला यह प्रथम चित्र था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष में यान बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, ये काला आकाश दिखाई पड़ेगा और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर ये नहीं तीसरा नहीं होगा, बाकी 1 और 2 पॉइंट सही होंगे। अंतरिक्ष के बाहर देखिए यहाँ क्या तापमान है, 3 केल्विन यानी -270 डिग्री सेल्सियस, इससे फिर नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का भी मैंने बताया था। प्रकाश वर्ष किसकी है? तो दूरी का मापक है। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात वैक्यूम में वर्ष में 1 द्वारा तय की गई होती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तारों के माध्यम से दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष, जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो प्रकाश, देखो इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक। अगर मीटर पर सेकंड करेंगे तो पावर आप वहाँ पर 3 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, तो 8 कर दीजिएगा। यदि एक प्रेक्षक तारों में क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो अवस्थित होता है, तो वो इक्वेटर पे होता है। तो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, तो वो कहाँ होगा? इक्वेटर पर होगा। तारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी जो खगोलीय ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। देखिए, एक अगर जोग्राफिकल नॉर्थ होगा तो उसका एक साउथ होगा, ठीक है, तभी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करे रहते हैं, तभी आपका मैग्नेट होता है डायरेक्शन में रुका रहता, नहीं तो इधर उधर मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है तो ये उसका साउथ होगा जोग्राफिकल, अगर ये मैग्नेट का साउथ है तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ होगा। तो इस तरीके से मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। कोई ना कोई एक दूसरे से अपोजिट वाले एक साथ रहेंगे। एक व्यक्ति है जो काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा हुआ है और उसे अपने गाँव तक जाना, वहाँ से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी पर था, किंतु आसपास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया और उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम रहेगा? तो देखिए, ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर चलेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो उसी हिसाब से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस तरफ आपका घर हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आएंगे। वह तारामंडल जिसके ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, तो क्या है? सप्तऋषि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्रुव तारे जो पोलरिस है, इसका संकेत सप्तऋषि तारामंडल पे होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह 7 तारे होते हैं इसमें, ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, पूछा है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो ये क्या है? बाइट। बाइट देखिए कंप्यूटर से संबंधित है, बाइनरी नंबर और सब चीज़ें देखेंगे तो कंप्यूटर से, बाकी भारहीनता, टेलीमीटरिंग और सिसलूनर, ये सब क्या है? ये सब हमारे अंतरिक्ष शब्दावली हैं।
कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये ब्रह्मांड का जो प्रेक्षण और बोध है उससे बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट होराइजन आप समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, इवेंट होराइजन क्या है? ये एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर क्षेत्र को परिभाषित करती है और इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। अगला है सिंगुलैरिटी। क्या है? यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जो किसी खगोलीय पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। अगला है स्ट्रिंग थ्योरी, देख लेते हैं। इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांडों के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में प्रदान की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? यह एक कण भौतिक का स्टैंडर्ड मॉडल ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत, चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है। तो ये कुछ टर्म है जो यहाँ पर आए हैं वो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सौरमंडल है, तो सौरमंडल में यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं इसमें, तो ठीक है, तो ये लंबा वीडियो जाएगा इसलिए इसको हम यहीं पे करते। देखिए, सौरमंडल में बहुत प्रश्न हैं तो इसको हम लोग अगली नए वीडियो में करेंगे जिससे कि हम आपको पूरा वहाँ पर समझा सकें। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर आपको एक अभी पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने वहाँ पर पॉलिटी के सेगमेंट की चर्चा करी, जहाँ पर संविधान सभा के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो ये आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी 2 साथ में स्टार्ट हुए हैं, तो पॉलिटी का भी चला और साथ में ज्योग्राफी का हमने ब्रह्मांड यूनिवर्स उठाया है। इसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और आपको ये बहुत जल्द रिवाइज हो जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत की जा रही है और इसमें जो इच्छा सुधार हो सकता है वो बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।